Okay. Hello engineers, welcome to Shresh classes. I hope you are doing well and आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी. So ladies and gentlemen, welcome to the lecture number 5 of irrigation engineering and I hope so कि lecture number 4 तक मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Let's come to the another topic that is known to be as pH. First of all डिस्कस कर लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया. हम लोगों ने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक डिस्कस करा था दैट इज नोन टू बी एज अल्कलिनिटी इन द वाटर. सो आई होप सो कि अल्कलिनिटी आप लोगों को समझ आई होगी. अगर मैं थोड़ा ब्रीफ रिवीजन इसका करवाना चाहूं तो अल्कलिनिटी बेसिकली तीन आयंस की वजह से आती है मेजरली. एक होता है हाइड्रोक्साइड आयन, एक होता है कार्बोनेट आयन एंड वन अदर इज नोन टू बी एज बाइकार्बोनेट आयन. हमने रिएक्शंस भी देखी थी कि ये बेसिकली होता क्यों क्यों है. हमने देखा था कि जब आप लोगों का टेम्परेचर एंड माइक्रोबियल एक्टिविटीज वाटर के अंदर बढ़ जाती है तो आप लोगों के एल्कलिनिटी होने के चांस हो जाते हैं. और आप लोगों का एल्कलिनिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था कि बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एसिड जितना भी अमाउंट ऑफ एसिड टू न्यूट्रलाइज सैंपल रिक्वायर्ड होता है उस अमाउंट ऑफ एसिड को हम लोग एल्कलिनिटी के नाम से जानते हैं. और कौन से वाला एसिड हम लोग यूज करते हैं 0.01 या फिर सिंपल कहूं 0.02 नॉर्मल H2SO4 एसिड को हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि एग्जाम के अंदर ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि आप लोग जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो इंडिकेटर्स अल्कलिनिटी के दौरान कौन कौन से होते हैं. वी आर गोइंग टू यूज टू इंडिकेटर्स. वन इज नोन टू बी एज फिनोल्फथलीन एंड अनदर वन इज नोन टू बी एज मिथाइल ऑरेंज. तो आई होप सो कि तुम लोगों को ये चीज पता होगी कि इन इंडिकेटर्स के कलर मेरे पास क्या क्या होते थे. अगर मैं बात करता हूं फिनोल्फथलीन की तो फिनोल्फथलीन का इंडिकेशन कैसे पता लगता था. इनिशियली व्हेन इट वाज एडेड इन द सॉल्यूशन तो आपके सॉल्यूशन का कलर जो है वो पिंक में चेंज होता था. लेकिन आफ्टर एडिशन ऑफ N/50 H2SO4 देन इट्स कलर विल बी गोइंग टू कलरलेस. तो ये कलरलेस हो जाता था जिसके बाद हमको पता लगता था कि हाँ आप लोगों का एसिड जो है वो पर्टिकुलरली न्यूट्रलाइज हो चुका है बेस. और ये कितनी पीएच के रेंज में काम करता था ये भी हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि अल्कलाइन सॉल्यूशन फिनोल्फथलीन के लिए 8.3 पीएच में काम करता है. और मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो इनिशियली व्हेन इट वाज एडेड इन द सॉल्यूशन इट्स कलर इज एक्चुअली येलो ऑरेंज. तो अभी क्या होता है कि येलो ऑरेंज से ये रेड कलर में गार्निश हो जाता है जिसके बाद हम कहते हैं कि ये आपके अल्कलाइन सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर चुका है. और ये कितनी पीएच पे काम करता था नियरली 4.3 तक ये काम करता था. अभी इसी के तहत अगर मैं बात करना चाहूं तो मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिया था कि अगर आप फिनोल्फथलीन से बात करते हैं तो फिनोल्फथलीन आप लोगों का कौन सी अल्कलिनिटी को न्यूट्रलाइज करता है. फिनोल्फथलीन दो अल्कलिनिटी को न्यूट्रलाइज करता है. वन इज नोन टू बी एज हाइड्रोक्साइड अल्कलिनिटी एंड अनदर वन इज नोन टू बी एज carbonate alkalinity but it is neutralized in half amount. Rust methyl orange actually neutralizes the bicarbonate as well as half of carbonate alkalinity. ये हम लोगों ने कल के रिएक्शन में बहुत अच्छे से देख लिया था. तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और आपने इसके रिगार्डिंग मेरे साथ मिलके एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे. तो आई वॉन्ट टू गिव यू वन न्यूमेरिकल फॉर द कंफर्मेशन कि तुम लोगों को. अच्छा एक चीज और बता देता हूं फिर आगे चलता हूं कि अल्कलिनिटी की जो हम लोग यूनिट्स रखते थे वो किस यूनिट में मेजर करते थे. तो बेसिक यूनिट मेजरमेंट इज यूनिट ऑफ अल्कलिनिटी हम लोग क्या रखते थे वो रखते थे मिलीग्राम पर लीटर. और आई विल से दैट इट इज ऑल्सो नोन टू बी एज ppm. ऑल्सो किस टर्म्स में मेजर किया करते थे मेजर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट टर्म से रूबरू करवाया था. तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है वो मुझको समझ में आ गया था और आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी या फिर सिंपल सा कहूं मैं चार्ज दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट.
एंड एक टर्म आई थी ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज एक्चुअली गिवन टू यू एज गिवन वेट ऑफ द बॉडी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द बॉडी। तो अल्कलिनिटी निकालने का हम छोटा सा कंसेप्ट लेकर चल रहे थे कि अल्कलिनिटी इज एक्चुअली डिफाइंड एज कि आपकी बॉडी में टोटल अल्कलिनिटी सपोज आपको निकालनी है तो वो ग्राम इक्विवेलेंट्स होता था, और उसके साथ जिसकी भी टर्म में निकालनी है उसका इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग क्या करते थे, कैल्शियम कार्बोनेट लेकर चलते थे और यहां से बेसिकली अपने अल्कलिनिटी को हम फाइंड आउट करते थे। तो ये सारी चीजें अल्कलिनिटी की मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर था। अभी अगला एक क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर आप लोगों से फीडबैक लूंगा कि हाँ याद है कल का कुछ या नहीं है। आपको बोला गया है कि आपके पास एक सैंपल है पानी का जिसका इनिशियल पीएच 10.3 है। A sample of the water, a sample of water having initial pH of water have pH of 10.3, उसको आप लोग अल्कलिनिटी से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं of 0.02 NH2SO4 required to titrate the sample to pH 4.4। 10.3 pH इनिशियली है, आपको बोला जा रहा है ऑफ 0.02 NH2SO4 का आपके पास एक सैंपल है और आप उसको टाइट्रेट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट अप टू पीएच ऑफ 10.3। यानी आप शुरू में जो आपके पास पीएच थी 10.3 उसको आप फाइनली 4.5 पीएच पे लेकर आ रहे हो। तो क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट व्हाट इज द अल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ What is alkalinity in terms of calcium carbonate? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप समझकर चलते हैं क्या चल रहा है। आपको बोला गया कि आपके पास एक वाटर सैंपल है जिसका आप लोग 10.3 का पीएच ढूंढ रहे हैं, उसको आप 0.02 NaH2SO4 के साथ टाइट्रेट करा रहे हैं और टाइट्रेट कराने के बाद आपका फाइनल पीएच जो है वो 4.5 हो जाएगा। तो आपको बोला गया है कि आपको जस्ट ये बताना है कि आपके उस वाटर सैंपल के अल्कलिनिटी कितनी थी, so that आपका ये इतना पानी जो है यूज हो गया। इट इज गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन दैट कि वाटर सैंपल आपके पास जो है वो 200 ml है और आप जो सॉल्यूशन अपना यूज कर रहे हैं वो सॉल्यूशन आपके पास 30 ml यूज हो रहा है, यानी जो एसिड यूज हो रहा है वो 30 ml हो रहा है। आप मेरी बात को समझना, कल मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि 0.02 NH2SO4 है जैसे, तो 1 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 सॉरी 1 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है 30 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अल्कलिनिटी। 1 मिली सॉरी 30 ग्राम 1 मैंने ये चीज आपको लिखवाई थी नोट करके। 1 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम अल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आई कैन राइट इट एज कि 30 ml ऑफ H2SO4 यहां पर आपको क्या बता रहे हैं, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट की 30 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की अल्कलिनिटी है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपने कहा कि यहां पर 30 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की अल्कलिनिटी आ रही है जिसके कारण इतना एसिड यूज हो रहा है। 30 ml मेरे को यही बता रहे हैं कि 30 मिलीग्राम की अल्कलिनिटी है। नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अल्कलाइन टर्म्स। यू कैन से दैट कि अगर आपको अल्कलिनिटी निकालनी है तो सेम फंडा लगाना पड़ेगा। सेम फंडा क्या रहेगा आप लोगों का, आपने कहा भाई आपके पास टोटल 30 मिलीग्राम ऑफ अल्कलिनिटी है और पानी का सॉल्यूशन ml में कितना है, आपने कहा ये रहा, और 1 लीटर में कितना होता है ये रहा। तो आप यहां से लिख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट यू विल गेट इट एज 150 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट के अल्कलिनिटी की टर्म्स आपके पास आ जाएगी। यानी 200 ml सॉल्यूशन के लिए आपकी कैल्शियम की टर्म्स में अल्कलिनिटी कितनी आ रही है, क्योंकि ये तो पता है कि 30 मिलीग्राम ऑफ अल्कलिनिटी 30 ml शो कर रहा है, लेकिन वो 200 ml के लिए कितना करेगा वो नहीं पता। तो 30 ml शोज 30 मिलीग्राम, तो 200 ml शोज व्हाट, वाटर के टर्म्स में आपने निकाला तो 200 ml के साथ, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ये, एक
200 के साथ आपको निकालना है तो यू कैन राइट इट एज कि पूरा 200 के साथ कितना होगा, 1000/200। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? से यस टू मी, आर यू गेटिंग इट और नॉट आदित्य? चलिए, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट माय नेक्स्ट टॉपिक इज सेइंग हियर, माय नेक्स्ट टॉपिक कम्स टू मी इज कॉल्ड पीएच। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पहले इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है एंड इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस, एक ही बात है। और आपको ये चीज पता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट द टर्म एसिडिक। जितना ज्यादा किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक होता है उतना ज्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, और जितना ज्यादा कोई भी सॉल्यूशन बेसिक होगा, जितना ज्यादा कोई भी सॉल्यूशन बेसिक होगा उतना ज्यादा उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होगा। आई होप सो कि ये चीज तुमको समझ में आ रही है। तो अभी मेरी बात आती है कि पीएच की बात करते हैं। पीएच क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और पीएच को रिप्रेजेंट करने का एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। ये फॉर्मूला आप सभी को याद करना है। एच क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ एच इन मोल्स पर लीटर यूनिट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है। पीएच को मेजर करने के लिए भी सेम टेक्निक यूज होती है, हम लोग कलर मैचिंग टेक्निक का यूज करते हैं। जो भी आपके पास मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, आप उस सॉल्यूशन के अंदर एक इंडिकेटर मिलाते हैं और इंडिकेटर मिलने के बाद आपके पास एक कलर फॉर्म्स हो जाता है, आपके पास एक कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है। उस कलर्ड सॉल्यूशन को पीएच पेपर के या किसी स्टैंडर्ड कलर के हम नापते हैं, और कलर्ड सॉल्यूशन के कलर के बेसिस पे, कलर बेसिस पे हम क्या बताते हैं कि उसका आने वाला पीएच का वैल्यू कितना है, वो एसिडिक है तो कितना है और बेसिक है तो कितना है। आपको क्वेश्चन समझ आया? तो वो जो इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर कौन कौन से? दो तरह के हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है आपका फेनोल्फथलीन। मिथाइल ऑरेंज सिंपल है, आपको पता है कि ये एक एसिडिक इंडिकेटर है, ये एक एसिडिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, और ये एसिड रेंज में ही काम करता है और उसकी एसिडिक रेंज कितनी है? 2.8 टू 4.4 पीएच। आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत जरूरी है। जब आप लोग मिथाइल ऑरेंज शुरू में सॉल्यूशन में मिलाते हो तो उसका कलर होता है रेड, बट आफ्टर रिएक्शन इट चेंजेस टू येलो और ऑरेंज येलो कलर। ठीक उसका उल्टा है। आप अगर पीछे बात कर रहे थे तो एल्कलिनिटी में ऑरेंज से रेड की तरफ जा रहा था क्योंकि एसिडिक बना रहे थे। यहां पे आप लोग जब बात कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज की तो विदाउट मिक्सिंग उसका कलर रेड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीएच ये अपने कलर को चेंज करता है। तो बिल्कुल रेड तो 100% एसिडिक होता है, लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 0 से बड़ी है और 7 से छोटी है, ये चीज अपने को पता है ना, 0 से 7 के बीच में कोई पीएच रेंज होती है तो वो एसिडिक होता है, और 0 का कलर होता है रेड, 7 का कलर होता है येलो। और अगर आपके पास 7 से 14 के बीच में या 8 से 14 के बीच में है तो उसको हम लोग कहते हैं बेसिक। और कोई 7 वैल्यू है पीएच की तो वो कहलाता है न्यूट्रल, जिसका कलर व्हाइट होता है। ठीक है, तो रेड तो 0 का है ना, बट ये तो 2.8 से काम करना शुरू कर रहा है, इसलिए ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। येलो नहीं कहूंगा, येलो ऑरेंज का नाम दूंगा। ठीक है, उसी के साथ मैं बात करूं तो आपका फेनोल्फथलीन जो होता है सेम चीज है, वो एक बेसिक इंडिकेटर है। और बेसिक इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि आपका वो बेसिक रेंज के अंदर काम करेगा, और उसका पीएच रेंज जो होता है वो 8.6 से 10.3 होता है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर ये। तो आपने कहा ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है, बाद में ये मिक्स होने के बाद पिंक कलर में चेंज हो जाता है, और ये एक बेसिक इंडिकेटर है। कल के दिन मैंने तुमको एक बात लिखवाई थी कि एसिडिक वाटर क्या करता है पानी के अंदर? कोरोजन करता है। तुम्हारे जेईई पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा होता है वो भी मैंने तुमको बताया था। अल्कलाइन वाटर क्या करता है? इस इनक्रस्टेशन करता है। क्यों करता है वो भी मैंने तुमको कल बता दिया था। और एक बारी मैं यस चाहूंगा कि एसिडिक वाटर कोरोजन क्यों करता है और अल्कलाइन वाटर इनक्रस्टेशन क्यों करता है? कैन यू प्लीज टेल मी, सो दैट आगे बढ़ेंगे। ये लो जी, मैंने बताया था ना आपको कल के दिन कि जब आप लोगों का कैल्शियम उपस्थित होता है
तो कैल्शियम उपस्थित होने की वजह से आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट आपके पानी के अंदर बैठ जाता है और सेटल डाउन होने के बाद आपके पाइप के अंदर वो चॉकिंग कॉज करता है और उसी चॉकिंग को हम लोग कहते हैं एनक्रस्टेशन। गॉट इट? तो ये तो हो गया रीजन कि ये एनक्रस्टेशन क्यों कॉज करता है अल्कलाइन वाटर। बात आती है यहां पर एसिडिक वाटर कोरोजन क्यों कॉज करता है? क्योंकि एसिडिक वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं और हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन ज्यादा करता है और रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है जिसकी वजह से कोरोजन होता है। बेसिकली कोरोजन का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके ऑक्सीडेशन के साथ। अभी जिस चीज के अंदर कैटायंस की मात्रा ज्यादा होती है, ये आप लोगों को याद रखना है, मैं छठी सातवीं क्लास का कंसेप्ट बता रहा हूं लेकिन जेई में भी काम आ सकता है कि कैटायंस कौन से वाले, हाइड्रोजन कैटायंस जिसमें ज्यादा होंगे उसमें ऑक्सीडेशन चांस ज्यादा होते हैं और जब ऑक्सीडेशन चांस ज्यादा होते हैं तो जाहिर तौर पे आप क्या कहते हैं, आप वहां पर कहते हैं कि कोरोजन होगा। तो ऑक्सीडेशन चांस ज्यादा होने के कारण कोरोजन होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अभी पीएच भी आप लोगों को समझ में आ गया। पीएच क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज क्लियर है। मैं इसके बारे में एक नोट करके आप लोगों को लिखवाना चाहता हूँ। जस्ट कम टू द टॉप पार्ट, जगह नहीं है, चलिए बाद में वहां की साइड लिख देता हूँ बिल्कुल लास्ट में। पीएच के लिए एक नोट करके लिख लीजिए कि आप लोगों का जो पीएच लिमिट है वो कितनी कितनी होनी चाहिए। आपकी जो पीएच लिमिट है लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो 7 से 8.5 रहती है फॉर ड्रिंकिंग वाटर। फॉर ड्रिंकिंग वाटर आपकी पीएच की जो लिमिट है वो 7 से 8.5 रहती है। और अगर मैं कॉज ऑफ रिजेक्शन की बात करूं तो अपर सेफ और लोअर सेफ लिमिट डिफाइन करी गई है। शुड बी ग्रेटर देन, ऑलवेज एंड ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 6.5 and always should be less than 9.2, should be less than 9.2। तो ये 2 से हमेशा कम ही रहनी चाहिए, यानी ऑलवेज योर पीएच शुड बी लाइज इन द रेंज ऑफ 6.5 to 9.5 लगभग 9.2। क्लियर है? बाकी सेफ लिमिट जो अपने पास रही है ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो ऊपर वाली है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला टॉपिक मेरे पास आता है, बस पीएच यही है। एक दो क्वेश्चन कराना चाहूंगा पीएच के रिगार्डिंग, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि पीएच प्लस में पीओएच किसके बराबर होता है, 14 के। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि 0 से लेके 14 तक आपके पास नंबर होते हैं। ये पीएच स्केल की मैं बात कर रहा हूं। तो पीएच स्केल पे 0 से 14 के बीच नंबर होते हैं और 0 से 7 के बीच एसिडिक और उसके बाद बेसिक होता है। इसीलिए 0 से 14 तक हम लोगों ने कहा है कि एसिडिक और बेसिक मिलके 14 हमेशा बनाता है। ठीक है? ठीक इसी के साथ अगर तुम लोगों को पीओएच निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव। तो ये चीज भी तुमको याद आनी चाहिए क्योंकि इसके बिहाफ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं तो चीजें और अच्छे से तुम लोगों के पास समझ में रहेंगी। पहला क्वेश्चन मेरे पास कहता है कि एक आपके पास वाटर सैंपल है, एक आपके पास वाटर सैंपल है और वो वाटर सैंपल का कंसंट्रेशन जो है हैव OH कंसंट्रेशन। आपके वाटर सैंपल के अंदर OH का कंसंट्रेशन कितना है, 17 मिलीग्राम पर लीटर है। और तुम्हें बोला गया है यहाँ पर कि उसके अंदर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना होगा, बस यही बोला गया है कि अ वाटर सैंपल हैविंग द OH कंसंट्रेशन इज 75 मिलीग्राम पर लीटर, व्हाट इज द पीएच ऑफ द वाटर। तो पीएच आपके पानी का कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट हैव कंसंट्रेशन। अगर तुम लोगों को याद हो तो OH कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रहती थी, वो शुड बी इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। तो आप लोगों को मिलीग्राम को मोल्स में करना पड़ेगा ना, तो आप लिख सकते हैं मिलीग्राम को 17 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है OH का 17।
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ OH आप लोगों का होता है 16 प्लस 1 यानी 17। तो मैंने कहा 17 ग्राम आ जाएगा, यानी आपके पास OH का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है अभी 10 की पावर माइनस 3 आ रहा है। यू कैन राइट इट एज POH कितना आएगा माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 3 एंड आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। जो पावर होती है वो पावर अपने आप आगे आ जाती है। यू कैन राइट इट एज माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब 3। तो तुमने यहां से कहा POH PH इज इक्वल्स टू 14 होता है। POH आपके पास 3 है तो PH का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 11। तो आपने कहा बिल्कुल सही है, आपका वैल्यू आराम से यहां पर निकल कर आ गया। ठीक इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन रिगार्डिंग द पीएच। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। आपको बोल रहे हैं कि आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी और दोनों का पीएच दे रखा है। आपको कह रहे हैं यू आर हैविंग टू सॉल्यूशंस, देयर आर टू सॉल्यूशंस ए एंड बी having pH of A as 4.4 and B as 6.4 and pH of B as 6.4. You are asking that how many times A is more acidic than B? How many times A is more acidic than B? आपका A B से कितना ज्यादा एसिडिक है वो तुमसे पूछा जा रहा है। So how actually you are going to solve this kind of question? That is very important for JEE exam point of view. आपको पता है pH is equals to minus log of H positive. आपने कहा ठीक है, तो I can write it as PA का मतलब pH of A solution is minus log of 4.4 and PB is equals to minus log of 6.4. तो यू नीड टू सॉल्व इट, दैट इज वेरी मेन क्राइटेरिया कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। यू कैन राइट इट एज कि आप लोगों का अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो लॉग एंटी लॉग का प्रॉपर्टी तुमको आना चाहिए। यार एक मिनट, पीएच गिवन है ना, मैंने हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन गलती से लगा दिया। ये 4.4 नहीं है, वो H1 H2 है, मेरे को पीएच गिवन है। हाँ, मैं वो गलती से लगा दिया था। ये 4.4 है, ये 6.4 है, यहाँ पर HA है और यहाँ पर HB है। कैन आई राइट इट एज, इसको घुमा के ऐसा लिख सकता हूं, लॉग को अगर एंटी लॉग में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, जो भी बेस होता है वो उधर जाके पावर में बन जाता है। आई विल राइट इट एज HA इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4.4 एंड HB इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6.4। तो आपने कहा कि HA अपॉन HB क्या बनेगा आप लोगों का, वो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर minus 4.4 upon 10 की पावर 6.4 and I will write it as what 10 की पावर 6.4 upon 4.4। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 2। तो यानी HA जो है वो 100 टाइम्स एसिडिक है B के। नोट करके आप लोग यहां से लिख सकते हैं कि A is 100 टाइम्स एसिडिक देन B। ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अभी मेरी बात आती है यहां से कि पीएच का क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। देखो, पानी के अंदर जो हार्डनेस होती है ना, ये बहुत सारे तरीके से देखी जाती है, लेकिन इसको सबसे अच्छा तरीका समझने का एक ही है, दैट इज कॉल्ड खारापन। मैंने हमेशा हार्डनेस को एक ही तरीके से समझा है और मैं आप लोगों को भी उसी तरीके से बताना चाहूंगा, जिसको हम खारेपन के नाम से जानते हैं। तुमको यहाँ पर मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे कि आपका वाटर है सपोज, और वो वाटर खारा है। जैसे आपको मैंने कहा घर का पानी है एमसीडी वाला, जो हमारे घरों में पानी आता है गवर्नमेंट की सप्लाई का, वो मीठा पानी होता है। और यदि तुम कुएं का पानी या नदी का पानी डायरेक्टली पीते हो तो तुमको वो थोड़ा खारा लगता है। तो जितना ज्यादा खारा पानी होगा उतना ज्यादा हार्ड वाटर होगा। और अच्छे से समझते हैं, कभी खारे पानी में तुम लोगों ने अगर साबुन घोली हो तो तुम देखोगे कि कुएं के पानी में डायरेक्टली साबुन कभी घुलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खारा है। तो उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आने वाले टाइम पे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर, जिस पानी के अंदर साबुन घुलती नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं खारापन। और जिसके अंदर साबुन घुल जाती है और झाग बना देते हैं,
तो वो झाग की फॉर्मेशन आपको बताती है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो खारा नहीं है, वो मीठा है। तो यहां से मुझे बस यही पता लगता है कि खारा पानी कौन सा है और मीठा पानी कौन सा है। तो हार्डनेस क्या है, अभी खारा पानी है और कुछ नहीं है। हार्डनेस आती किस वजह से है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मल्टीवैलेंट कैटायंस की वजह से आती है। अब मल्टीवैलेंट कैटायंस कौन कौन से हो गए, कैटायंस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम पे चार्ज होता है 2, तो ये एक कैटायन हो गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। देयर आर मेनी कैटायंस विच एक्चुअली प्रोड्यूसेस खारापन इन द वाटर, और वो खारापन ही हार्डनेस कहलाता है। हार्डनेस को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं बेसिकली। एक होता है कार्बोनेट हार्डनेस, जिसको टेम्परेरी हार्डनेस भी बोला जाता है। एक होता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, जिसको परमानेंट हार्डनेस के नाम से जाना जाता है। एज द नेम सजेस्ट कार्बोनेट, तो जो यहाँ पर अनायन होगा ना, वो अनायन आप लोगों का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा। और जो परमानेंट हार्डनेस में अनायन होगा, कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट एंड मेनी मेनी मोर, PO4 माइनस, बहुत सारे होते हैं। तो सिर्फ इन दोनों की वजह से जो हार्डनेस आती है वो कहलाती है टेम्परेरी, और जो इनकी वजह से आती है दैट इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। अब बात आती है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे कैटायंस होते हैं। सॉल्यूशन हैव मैनी कैटायंस। तो जब आपके सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे कैटायंस होते हैं, तो सपोज मैंने कहा कि आपके सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम भी है, उसके साथ साथ आयरन भी है, उसके साथ साथ आप लोगों ने कहा सोडियम भी है, उसके साथ साथ पोटेशियम भी है एंड एटसेट्रा। तो ऐसा देखा गया है कि जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण आने वाला खारापन है दैट इज डोमिनेटिंग। इसके कारण आने वाला जो है वो डोमिनेटेड नेचर का होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। लेकिन रेस्ट ऑल द केटायंस शोज माइनर इफेक्ट, ये आपके खारेपन में बहुत कम इफेक्ट डालते हैं। इसीलिए एक्चुअली कई क्वेश्चन में होता है कि तुमको कैल्शियम और मैग्नीशियम ही दे रखा होता है केटायंस में, बट गेट के अंदर क्वेश्चन आया था करीब आज से 10 साल पहले, उसके अंदर एल्यूमिनियम भी था और आयरन भी था। तो कई बारी हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन को अपनी तरफ से नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, आपको लेकर चलना है, बिकॉज एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम भी कहीं ना कहीं आप लोगों की हार्डनेस कॉज करते हैं। ठीक है, तो बहुत कम करते हैं। तो जनरली वे नेग्लेक्टेड, ज्यादातर केसेस में हम इसको नेग्लेक्ट ही करके चलते हैं। जनरली वी नेग्लेक्टेड, बट अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो वी नीड टू टेक इट। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में है तो कहीं ना कहीं हमको लेना पड़ेगा फिर। तो अभी कौन कौन से अपने को लेकर चलने पड़ेंगे, वी नीड टू कंसीडर ओनली द टू वंस दैट इज कॉल्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाकी जो होते हैं वो बहुत छोटे अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, और दोनों के कारण ही जनरली आप लोगों को निकालना होता है। मेरी बात आती है कि हार्डनेस को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया। एक करा है हमने कार्बोनेट, एक करा है नॉन कार्बोनेट। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस के नाम से हमने डिफाइन किया, और ये जो टेम्परेरी हार्डनेस है जनरली ये बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है, कैन रिमूव बाय बॉइलिंग। आपकी बॉइलिंग से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। पानी को उबालोगे तो हल्का फुल्का खारापन उसमें खत्म हो जाता है, और ओनली रिमूव्ड बाय सम सॉफ्टनिंग टेक्निक्स। परमानेंट हार्डनेस जो है वो कुछ सॉफ्टनिंग टेक्निक से ही रिमूव हो सकती है, और किसी चीज से रिमूव नहीं हो पाती। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। मेरी बात आती है यहां से कि कुछ बातें लिखी हुई हैं ऐसी बेसिक सी चीजें जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो वो सॉफ्टनिंग टेक्निक्स जो है वो बहुत सारी होती हैं। कई बार आप लाइम मिलाते हैं, कई बार सोडा मिलाते हैं, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, देयर आर मेनी सॉफ्टनिंग टेक्निक्स। हम लोग धीरे धीरे करके उनको पढ़ेंगे, बट अभी जरा इनके बारे में ही पढ़ते हैं कि हार्डनेस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और हार्डनेस को किस तरह से क्वेश्चन में सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो जनरली अभी हम टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, परमानेंट डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग याद करके रख लेना, दैट इज क्लियर टू यू। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉल्युबल नहीं होता। बट कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जिसके कारण इनक्रस्टेशन हो जाता है।
उसके बाद ये लिखा हुआ है परमानेंट हार्डनेस जो है सिंपल बॉइलिंग से नहीं हो पाती, सिल्मोस अपना टेक्निक्स। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि सोडियम इफ प्रेजेंट इन द वाटर, सोडियम इफ प्रेजेंट जनरली हार्डनेस नहीं, मेजरली कॉज एल्कलिनिटी। सोडियम जो होता है वो जनरली हार्डनेस नहीं, वो एल्कलिनिटी कॉज करता है। ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है, आगे काम में भी आएगी। ठीक है, मेरी बात आती है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिखा हुआ है। अगर आपकी मैग्नीशियम हार्डनेस है जो कि 50 मिलीग्राम से ज्यादा है तो वो लैक्सेटिव इफेक्ट कॉज करती है। लैक्सेटिव इफेक्ट होता है आपके लिवर इफेक्ट, जिसके कारण आपको लूज मोशन लग जाते हैं। आप कई बार गए होगे गांव में, खारा पानी पीते हो तो 2-3 दिन तक पेट खराब रहता है। तो वो पेट खराब रहने का मतलब ही यही है कि उसके अंदर हार्डनेस मैग्नीशियम के कारण थी, जिसके कारण आपके लिवर पे इफेक्ट हुआ है और आप बीमार हो गए हो। ठीक है, तो वो यही है और कुछ नहीं है। बाकी हार्डनेस है क्या, डेफिनेशन लिखी हुई है, जनरली मैं तुमको बता चुका हूँ। मेजर बात आती है कि हार्डनेस को मेजर कैसे करते हैं। हार्डनेस डिटरमिन बाय सम टाइट्रेशन टेक्निक। ये फिल्ट्रेशन नहीं है, ये टाइट्रेशन है। ठीक है, अभी होता क्या है कि आपके पास वाटर सैंपल है, मैं इसको लिखवा देता हूं। आपके पास वाटर सैंपल है, उस वाटर सैंपल को आपको एक इंडिकेटर के साथ मिलाना होता है, और इंडिकेटर के साथ जब आप उसको मिला देते हो फिर आप उसको ईडीटीए से टाइट्रेट करते हो। ईडीटीए के साथ टाइट्रेट करते हो, और जब आप उसको टाइट्रेट करते हो फर्दर आपके सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है, और उस कलर चेंजिंग टेक्निक की मदद से हम लोग पता करते हैं कि कितना हार्ड है कितना लो है। ठीक है, अभी समझते हैं कैसे कैसे क्या है। आपने क्या करा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण कैसे होगा, टाइट्रेशन टेक्निक से मिलाया जाता है ईडीटीए मेथड। ईडीटीए मेथड में क्या होता है कि इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर मिलाया जाता है, जिस सॉल्यूशन में आपने एक इंडिकेटर मिला रखा है ईबीटी। ईबीटी का मतलब एरियोक्रोम ब्लैक टी। यू नीड टू लर्न इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ईडीटीए ईबीटी जो होता है वो वाइन रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है, और जब आप उसमें ईडीटीए मिलाते हो तो आपके कलर का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। ये बात लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपका ईबीटी कहां से कहां चेंज होता है, रेड टू ब्लू कलर में चेंज होता है। ठीक है, ये याद करना है आपको। तो अभी बात आती है, सपोज आपने एक सॉल्यूशन के अंदर इंडिकेटर मिलाया, और उस सॉल्यूशन के अंदर जब इंडिकेटर मिलाया तो इनिशियली रेड कलर पे वॉल्यूम ऑफ रेड कलर कितना था, आप लोगों ने कहा वॉल्यूम ऑफ रेड कलर आप लोगों के पास आ रहा था, दैट इज कॉल्ड AML। और वॉल्यूम ऑफ ब्लू कलर कितना आ जाएगा, आपने कुछ ईडीटी उसमें मिला दिया ना, तो कितना मिलाया, उसके बाद हो गया B। तो आप यहां से इजीली कैलकुलेशन करते हो, अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आपका ईडीटीए मिल रहा है 0.01 m मोलर सॉल्यूशन ऑफ ईडीटीए आप यूज करते हैं। 1 ml ऑफ ईडीटीए, टाइट्रेंट मतलब होता है ईडीटीए। ठीक है, 1 ml ऑफ ईडीटीए जो है वो 1 मिलीग्राम ऑफ हार्डनेस को डिनोट करता है। जैसे मैंने पहले बताया था, अल्कालिनिटी के केस में जो H2SO4 होता है, वो H2SO4 में क्या होता है, 1 ml ऑफ H2SO4 1 मिलीग्राम ऑफ हार्डनेस डिनोट करता है। ऐसे ही यहां पर होता है, 1 मिलीलीटर ऑफ ईडीटीए डिनोट्स 1 मिलीग्राम ऑफ हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, और यहाँ पर हार्डनेस निकालने का सेम प्रोसीजर, फॉर्मूले को कोई अलग से याद करने की जरूरत भी नहीं है, मैं बता दूंगा अभी। सेम प्रोसीजर ऑफ अल्कलिनिटी, जिस प्रोसीजर से तुम अल्कलिनिटी निकाल रहे थे उसी प्रोसीजर से तुम लोग हार्डनेस निकालते हो। फर्क ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के लिए अलग अलग निकालते हो। ठीक है, चलिए ये चीज आप लोगों को समझ आई जो मैंने अभी अभी बोली, एक बारी यस कर देंगे तो आगे चलता हूं क्वेश्चंस पे। भाई आप लोग टाइम से नहीं आते हैं, मैं आपको सच बताऊं, अभी टाइम फिक्स है क्लास का, और अगर आप लोग टाइम से नहीं आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में आप ही लोग मेरे को कहोगे कि समझ नहीं आया है और ये नहीं मिला है वो नहीं मिला है, तो प्रॉब्लम क्रिएट आप ही लोग करोगे बाद में, और उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ट्राई टू कम इन द लाइव सेशन एंड गो विद द स्टडी। ठीक है, चलिए तुम यहां से क्या है, एक चीज याद करनी है तुम लोगों को, ऑब्जेक्टिव पेपर में तुमसे बहुत ज्यादा पूछता है कि अगर 0 से 50 मिलीग्राम पर लीटर की रेंज है तो सॉफ्ट वाटर है, 50 से 100 में मॉडरेटली, स्लाइटली हार्ड, हार्ड, वेरी हार्ड।
ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है। टेबल है भाई, मैं कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी ये चीज आगे की है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, फिर ये जो है ये बाद में पढ़ूंगा। अभी तो लिखा क्या है कि अगर हार्डनेस 150 से ज्यादा है तो वो बिल्कुल भी अच्छा पानी नहीं है, उसको इग्नोर कर देना। बिकॉज आपने देखा 150 से ज्यादा वाली हार्डनेस का पानी क्या कहलाता है, आपका बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। देखिए अभी भी तुमने देखा 150 से ज्यादा वाला जो हार्डनेस होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो हार्ड पानी को सॉफ्ट करना इकोनॉमिकल नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपका बॉयलर्स के अंदर स्केल फॉर्मेशन कर देता है। स्केल कहते हैं कीचड़ को, स्केल होता है कीचड़। ठीक है, तुमने गटर का कीचड़ देखा होगा, वो क्या है, स्केल फॉर्मेशन है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है। अगर हार्डनेस 30 से 50 के बीच है तो वो कोरोसिव एक्शन कॉज कर सकता है और पाइप को कोरोड कर सकता है। इंपॉर्टेंट नोट है, आपको याद रखना है। चलिए एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ इसके रिगार्डिंग, तो आप लोगों को समझ भी आएगा। एक्सेप्टेबल लिमिट बात की बात। क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों को, 1 मिनट का पेशेंस। क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास एक वाटर सैंपल है, एक वाटर सैंपल है, और उस वाटर सैंपल के अंदर 6 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम है, सॉरी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, और 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव है। तुमको बोला गया व्हाट इज द टोटल हार्डनेस ऑफ द सैंपल। आपको बोला गया व्हाट इज द टोटल हार्डनेस ऑफ सैंपल। सो हाउ एक्चुअली यू आर गोइंग टू फाइंड इट। वेरी इजी क्वेश्चन, एवरीबडी नोज दैट कि मैंने बोला सेम प्रोसीजर है, सिर्फ प्रोसीजर को ध्यान रखना है। सेम प्रोसीजर क्या होगा, हार्डनेस विल बी इक्वल टू, it is also calculated in terms of calcium carbonate, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स into equivalent weight of मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम, ये दोनों का चलेगा। पहले मैग्नीशियम का ले लेते हैं। मैग्नीशियम का यूनिट वेट क्या होता है, मतलब वो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 24 होता है, और मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो 12 होता है। नहीं पता तो पूछ लेना, वैसे मुझे उम्मीद है कि पता होगा। इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का कितना होता है, आपके पास आएगा 20, तो इनटू में इसका हो जाएगा 50। ठीक इसी तरह कैल्शियम का क्या हो जाएगा आप लोगों का, आपको गिवन है 100 और इक्विवेलेंट वेट होता है कैल्शियम का 5 और इसका हो जाएगा 50। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट यू विल गेट आंसर। गॉट इट। 1/2 25 और 50, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, जो भी आ रहा है मतलब लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार मेरे को यस करेंगे ना, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट और नॉट, तो आगे चलता हूं मैं। इजी कंसेप्ट है ये। एक और क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा हार्ड मोड पे चलते हैं। या चलिए क्वेश्चन के बाद फिर देखेंगे, अभी यही करवा देता हूं। अभी बात आती है कि एल्कलिनिटी और हार्डनेस के बीच बहुत अच्छा रिलेशन है। अभी मैं कहूंगा कि तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, यू नीड टू लर्न एवरीथिंग, आपको ये याद करना है। रीजन की अगर बात है तो कल जब मैं आऊंगा हार्डनेस टेक्निक्स के बारे में पढ़ूंगा, तो रीजन वहां पे बताऊंगा। अभी तुमको याद क्या करना है कि अगर तुम्हारे पास नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है, अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है तो वो कार्बोनेट हार्डनेस आपके एल्कलिनिटी के कारण आती है। क्यों आती है समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि सपोज आपके पास सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपके सॉल्यूशन में हार्डनेस को देता है। लेकिन क्या होता है कि जो आपके पास परमानेंट कॉजिंग कंपाउंड्स होते हैं उनसे ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि तुम लोगों ने NaHCO3 मिला दिया और इसके साथ तुमने यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट मिला दिया, तो तुम देखोगे कि ये सोडियम सल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा। तो आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक एल्कलिनिटी कॉजिंग कंपाउंड है। सोडियम बाइकार्बोनेट से तुमको मेजरली एल्कलिनिटी देखने को मिलेगी, लेकिन ये जब परमानेंट कॉजिंग हार्डनेस कंपाउंड से रिएक्ट किया तो इसने वो दे दिया, हार्डनेस दे दिया। और हार्डनेस कौन से वाली दे रहा है, हार्डनेस कौन से वाली दे रहा है, कार्बोनेट हार्डनेस दे रहा है। तो आई कैन राइट इट एज ना कि अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस उपस्थित है, ये कैल्शियम सल्फेट क्या है, ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है,
अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है तो आपकी एल्कलिनिटी ही आपकी कार्बोनेट हार्डनेस में कन्वर्ट होती है। तो ये लिखना हो तो लिख लेना जरूरी है। अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस उपस्थित है तो आपकी एल्कलिनिटी ही आपके कार्बोनेट हार्डनेस में कन्वर्ट होती है, यानी आपकी एल्कलिनिटी आपकी कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होती है। अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस नहीं है, सपोज इफ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज एब्सेंट, तो क्या होगा? तो तुम देखोगे कि ये तो है ही नहीं ना, तो वहां पर एल्कलिनिटी बहुत ज्यादा रह जाएगी, एल्कलिनिटी हार्डनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। एल्कलिनिटी can't convert into hardness, can't convert into carbonate hardness. So I will say that कि alkalinity का एक अलग फैक्टर आ रहा है, तो हार्डनेस से ज्यादा एल्कलिनिटी हो रही है, ये उपस्थित है अलग से। तो टोटल हार्ड, ये हार्डनेस में भी मदद कर रहा है और एल्कलाइन भी दे रहा है। तो मैंने कहा टोटल हार्डनेस से ज्यादा एल्कलिनिटी बन रही है वहां पर आपकी, तो एल्कलिनिटी इज ग्रेटर देन कार्बोनेट हार्डनेस ऑब्वियसली। तो उस केस में जो टोटल हार्डनेस है वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाती है, यानी जो आपकी हार्डनेस आ रही है वो कार्बोनेट हार्डनेस के कारण ही आ रही है, क्योंकि नॉन कार्बोनेट तो है ही नहीं, नॉन कार्बोनेट तो है ही नहीं। तो हार्डनेस किसके कारण? सिर्फ कार्बोनेट के कारण आ रही है। अब तुम ध्यान दो, दोनों ही केस को अगर देख रहे हो तो तुम यहां पर कह रहे हो कि पहले वाले केस में कार्बोनेट हार्डनेस जो थी वो एल्कलिनिटी के बराबर थी, दूसरे वाले केस में टोटल हार्डनेस के बराबर है। क्या मैं लिख सकता हूं जो दोनों में से छोटा हो? दूसरे में ये बड़ा हो गया था तो ये अलग हो गया, वहां पे ये छोटा था तो ये बन गया था। जो दोनों में से छोटा होगा वही कार्बोनेट हार्डनेस बनेगा। आपने कहा कार्बोनेट हार्डनेस क्या है? जो दोनों में से छोटा होगा। कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी जो भी इनमें से छोटा होगा, ये जरूरी है। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो बड़ा होगा, बस हो गया। तो परमिसिबल लिमिट कितनी? 300 और 600, ये तुम लोगों को याद करनी है। अभी एकदम परफेक्शन के साथ ये चीजें तुमको आनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछता है और क्वेश्चन भी आते हैं। इसी के साथ मैं दो बातें और कहूंगा कि भाई आप लोगों का वन लाइनर जो मैंने दे रखी है, जिनके पास नहीं है वन लाइनर, सॉफ्ट कॉपी ऐप में आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वन लाइनर जो दे रखी है वो वन लाइनर आप पढ़ें साथ की साथ, क्योंकि एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में जितना ज्यादा वन लाइनर आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और हो सके तो जो मैं आप लोगों को नोट्स दे रहा हूं इसको साथ की साथ कॉपी में लिखें, क्योंकि जितना ज्यादा नोट्स को आप अपनी तरफ से लिखेंगे आपको एनवायरमेंट उतनी ज्यादा याद होती रहेगी। तीसरी चीज आई वांट टू से यू दैट कि आपके पास बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस के रूप में अवेलेबल है, तो कोई भी किताब उठाओ, कोई भी, मैं तो सारी किताबों को प्रेफर करता हूँ, आपका जो मन करे उस किताब को उठाओ और क्वेश्चंस को साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो एक टीडीएस सब्जेक्ट है और पूरा का रट्टाफिकेशन सब्जेक्ट है, तो उसको रट्टा नहीं मार सकते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए यू नीड टू गो विद क्वेश्चंस, ताकि आपको याद भी होते रहे और प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहे। बाकी अभी बात आती है कि मैंने टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में आपको पढ़ाया। नाउ कम टू द परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड जो है वो आप लोगों के नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से जाने जाते हैं, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो बहुत सारे तरीकों से आता है, जैसे कि क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, उसके बाद फॉस्फेट हो गया, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इनको हम बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते, कैन नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग, कैन नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग। तो व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू इफ नीड टू रिमूव दीज हार्डनेस, अगर हमें इन हार्डनेस को रिमूव करना है तो वी नीड टू गो विद सॉफ्टनिंग टेक्निक्स, यूज सॉफ्टनिंग टेक्निक्स। अब वो सॉफ्टनिंग टेक्निक्स आपके पास कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में जरा समझते हैं। आपके पास पहली टेक्निक आती है, एक मिनट, आपके पास पहली टेक्निक आती है दैट इज कॉल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
And second is called ion exchange method. That is very easy process. आयन एक्सचेंज मेथड के बेसिस पर ही आपके पास एक और मेथड टूट कर आता है जिसको कहते हैं जियोलाइट मेथड। ये दो मेथड आपके लिए बहुत जरूरी आते हैं जो बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं अगर आप लोग जेईई की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट में पढ़ाए जाते हैं, बट मैं यहाँ साथ के साथ ही पढ़ा दूंगा क्योंकि भाई पेपर में पूछ ही लेता है कहीं ना कहीं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी चलता हूँ। थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग मी। जय हिंद, बाय।